हिंदी उपन्यास राग दरबारी, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब अगला इसका टॉपिक है न्याय व्यवस्था। इस देश में पुलिस व्यवस्था आम आदमी को न्याय देने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित है। मतलब पुलिस व्यवस्था करी इसलिए गई कि आम आदमी को न्याय मिलेगा, पर असल में पुलिस कोई भी कार्य निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाती है। हर मामले में रिश्वत या राजनीतिक हस्तक्षेप होने से इस पर लोगों का विश्वास हट गया है। शिवपालगंज के जुआरी संघ का मैनेजिंग डायरेक्टर थानेदार की खुशामद करता है कि उसका जल्दी से जल्दी चालान कर दिया जाए। थानेदार चालान होने का आश्वासन देकर कहता है कि काम इतना अधिक है कि सारा काम ठप पड़ा है। थानेदार को रुपन का एक किस्सा सुनाते हैं। गुरु बख्तावर सिंह ने 2 बदमाशों को बड़ी रकम ऐंठ कर बुढ़ापे में आराम से रहे उल्टे बदमाशों के दुश्मनों को मुकदमे में फंसा दिया। मतलब बदमाशों को फंसाने की जगह बदमाशों के दुश्मनों को ही फंसा दिया और सजा दिला दी। दारोगा जोगनाथ को दंडित करने में असमर्थ रहते हैं। वह वैद्य जी का अपना आदमी है। लोग न्यायालय से कोई फैसला तुरंत निकल आने की आशा भी नहीं रख पाते हैं। लेखक ने इस पर व्यंग किया है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालत में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भी अगला जन्म तो पड़ा हुआ है। गाँव में अदालत में झूठी गवाही देने की कला में निष्णात आदमी मिल जाते हैं, मतलब निपुण आदमी मिल जाते हैं। शिवपालगंज के पंडित राधेलाल, भीखम खेड़े के बैद्यनाथ जैसे लोग मिल जाते हैं। वकील भी बैद्यनाथ अदालत से कहता है कि मैं तो सच्चाई की गवाही दे रहा हूँ। छोटे पहलवान भी झूठी गवाही देकर बोला कि बदलन कहता है। दारोगा जब गयादीन के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं तब थकी हुई ठंडी आवाज में गयादीन कहते हैं, यह तो होना ही था दारोगा जी। जिस दिन आपने जोगनाथ को पकड़ा था मैं समझ गया था कि मेरे घर में अब किसी की भी इज्जत बच नहीं सकती। जब कचहरी का मुंह देखा तो सभी कुछ झेलना पड़ेगा। जिसे यहाँ आना पड़े समझ लो उसका कर्म ही फूट गया। पंचायत न्याय व्यवस्था के संचालक निरक्षर होते हैं, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है। पंचायत मंत्री मौके पर बहाना बनाकर अनुपस्थित हो जाते हैं। पंचायत अदालत में कोडिल्ला छाप इंसाफ होता है। गांव का आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा तो बैठकर उठ नहीं पाएगा, वह दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। मुकदमे बहुत दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। गांव सभा के प्रधान ने धांधली करके भूदान यज्ञ में मिली जमीन बताकर दूसरे किसान की जमीन भूमिहीन और गरीबों को बेच देता है। मुकदमे चलते हैं। लेखक का कहना है कि ये मुकदमे भी आगे चलते रहेंगे। अदालत भी कभी कभी सिरफिरों पर अपना फैसला सत्य के विपरीत सुना देती है। इस पर व्यंग करके लेखक कहते हैं, किसी गांव में किसी से किसी का खून कर दिया, किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका थाने पर बहैसियत कातिल दर्ज करा दिया गया। फिर किसी ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देना स्वीकार कर लिया। फिर किसी ने उसकी ओर से किसी और को रिश्वत दी। किसी ने किसी गवाह को धमकाया, किसी को बेवकूफ़ बनाया और किसी से प्यार जताया। इस तरह मामले के इल्जाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ल बदल गई और वह खून का मुकदमा रहकर खून का बदला नामक ड्रामा बन गया। परिणाम में मान लिया गया कि कत्ल नहीं हुआ है, इसीलिए बरी कर दिया गया। हरिराम ने अपने स्वभावपन लोगों को दावत दी। शिवपालगंज में न्याय की विचित्र प्रकार का है। कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर राम स्वरूप गेहूं लदवा कर भाग जाता है। वैद्य जी खुद घपले में थे। अब सारा दोष सुपरवाइजर पर पड़ता है। वे अपने चेले चपाटों के साथ साथ आ गए। प्रस्ताव पारित हो गया कि सुपरवाइजर ने जो हमारी 8,000 रुपये की हानि की है उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। मतलब उल्टा सरकार से ही अनुदान ले लिया। फिर वे कहते हैं यदि सरकार चाहती कि हमारी यूनियन जीवित रहे, उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे यह हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगा। हमने अपना काम कर दिया, आगे का काम सरकार का है। उसकी अकर्मण्यता भी हम जानते हैं। मतलब सारा ब्लेम सरकार पर डाल देते हैं। तो ये वहाँ की न्याय व्यवस्था है। फिर है ग्रामीण विकास की स्थितियाँ। वहाँ की विकास की स्थितियाँ कैसी, कंडीशंस कहती हैं कैसी हैं। इस देश में सारी योजनाएं भाषणबाजी पर चलती है। वास्तव में ग्रामीण विकास नहीं होता, पर आंकड़ों में सब कुछ दिखाया जाता है। शहर से आए व्यक्ति सड़क के दोनों ओर खेतों को देखकर संतोष व्यक्त करते हैं कि उनके पिछले साल के व्याख्यान के कारण इस साल रबी की फसल अच्छी होने वाली है। उनको लगा कि किसान प्रगतिशील हो रहे हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि खेत को जोतकर उसमें खाद और बीज डालना। लेखक ने भूदान यज्ञ में मिले एक लंबे चौड़े ऊसर मैदान के बारे में लिखा है। मैदान में खेत कने बन गए थे, जिसका सबूत यह था कि कदम कदम पर मेड़े बांध दी गई थी और उन पर बबूल की डालें रख दी गई थी। पानी, खाद, बीज आदि चीज़ों के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे इस जमीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही थी। मतलब वहाँ कोई खेती नहीं हो रही, सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है। इस प्रकार गांव में पौधारोपण महोत्सव मनाया जाता है। शिवपालगंज में उस मैदान के कोने में नालियां खुदाई गई, बबूल के बीज बोए गए, पर मिट्टी में खराबी के कारण वे उगे नहीं। लेखक ने लिखा, पूरी योजना से शिवपालगंज को इतना ही फायदा हुआ कि ये नालियां
लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल होने लग गई, वहाँ गंदगी होने लगी। और इस तरह से जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी वह अब घर की हो गई। किसी संस्था को जब आर्थिक लाभ होता है तब उसके प्रधान के पद पर बैठने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। शिवपालगंज की गांव सभा के प्रधान पद भी वैसा बन जाता है। गांव के तालाबों में मछली की नीलाम करना, बंजर जमीन के पट्टे देने, शक्कर और मैदा के कोटे का वितरण करने आदि कामों में गांव सभा की आमदनी बढ़ गई थी। गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात मानी जाती है। इस पर राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल व्यंग करते हैं, वह पद सम्मानपूर्ण भी था। इस साल में 2-4 बार थानेदार और तहसीलदार प्रधान को बुलाकर उसे 2-4 गाली भले ही दे बैठे और अंधेरे उजाले में गांव के एकाध गुंडे उस पर 10-5 ढेले भले ही फेंक दें, उस पद के सम्मान में कमी नहीं होती थी। क्योंकि सारे देश की तरह शिवपालगंज में भी किसी भी तरकीब से हो, केवल अमीर बन जाने से ही आदमी सम्मानपूर्ण बन जाता है। अगर आदमी के पास पैसा है तो उसका सम्मान होता है, नहीं तो उसका सम्मान नहीं होता। और वहाँ भी सारे देश की तरह संस्था का फोकट में पैसा खा लेने भर से आदमी का सम्मान नष्ट नहीं होता था। तो ये था हमारा राग दरबारी उपन्यास। अब इसके कुछ प्रमुख कथन है। कथन क्या क्या है इसके अंदर? देश में इंजीनियरिंग और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि देश के निवासी परंपरा से कवि है। देश के निवासी जो है उनकी कवियों की परंपरा चल रही, चीज को समझने के पहले वह उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। दूसरा कथन है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे को जहाँ किफायत हो वह उधर को मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम लड़कों से कहता है। सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय, एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्ज में ले जाकर बैठा लो, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाओ। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने को यही एक सादी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम देने से जाति के पास कुछ और नहीं रह जाता, वह अपने आप ही खत्म हो जाती है। पूर्व जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा जो है अधूरा पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भी अगला जन्म तो पड़ा ही है। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसे वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फूल नहीं है तो रोमांटिक कार्यवाहियां ही हैं। इस देश में लड़कियां बिहाना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है, दूसरा कहता है कि क्या करे, बेचारा बड़ा खानदान है, लड़कियां बिहानी हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। यहाँ भी यह मानकर चला गया कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक है और उन्हें मारने के लिए किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत है, रौब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। अगला कथन है, छोटे पहलवान बोले, जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। मतलब सब औरतों की तरह हो गए, कमजोर पड़ गए हैं सब। अगला कथन है, गुटबंदी परमात्मा अनुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। मतलब सब एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। सबको दूसरे की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। फिर है, वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसीलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बामन है और मैं भी बामन हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, चपरासी प्रिंसिपल से ये कहता है। कोई साला काम तो करता नहीं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रूपबन रंगनाथ से इंटर, जनता के रुपए में इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बरामद होगा ही। गयादीन मालवीय से कहता है ये। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते इस ट्रक के पीछे कई पहलू थे। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया जो उसकी प्रशंसा की गई। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौट कर अपने खांचे में आ जाती है। सारी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। कहाँ हो? घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है, ये रंगनाथ ड्राइवर से कहता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल देता है।
इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मतलब सिर्फ बातों में काम है, काम कोई कर नहीं रहा है। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है। जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। नैतिकता का नाम लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसी और उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो यही चौकी है। एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है ये। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, क्योंकि छुआछूत इस देश का ही एक धर्म है। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। मतलब जो उनके सिद्धांत सबको गंगा में ही बहा दिया उनकी अस्थियों के साथ ही। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। मतलब अपने दिमाग से पागल हो जाते हैं वो। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं है। ये रूपन रंगनाथ से कहता है, अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। गरीबी हटानी तो खुश रहो किसी भी तरह से। ये सारी टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल ही हैं। जो बुकें हैं उनको सड़े गले फल से कंपेयर किया गया है। लॉन्डो के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है तो कोई नहीं करता है, एक भाई प्रिंसिपल से कहता है। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा होती है। मतलब जहाँ सूर्य निकलता है वही पूर्व दिशा है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। मतलब काम के लिए नहीं निकलता, जिधर जाता है वही काम मान लिया जाता है। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक चालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उस इज्जत को नोचना शुरू करते हैं। जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है? हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाए वैद्य जी ही ले जाए। इक्के वाला यानी कि रिक्शे वाला सनीचर से कहता है। शिवपालगंज में भी सभी जानते हैं कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा हो, लाभदायक और गुणकारी, बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी, पैसा तो आता ही है। यह कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते हैं, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो भी खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, तो यही हिंदुस्तान सच्चा हिंदुस्तानी है। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की जगह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई गई लड़की से करता है, कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पिता जैसा हुक्म देंगे करूँगा। ये नौजवान कहता है गयादीन से। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए? ये वैद्य जी कहते गयादीन से। हमारे न्याय शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहीं गंदगी होती है। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ यह है कि तुम जनता हो, और जनता आसानी से नहीं जीतती। ये रंगनाथ ने कहा। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? रूपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा, यह शिवपालगंज है, यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। रूपन मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वह दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही वह फैला हुआ है। रूपन रंगनाथ से भुनभुनाए, मुझे तो लगता है, मतलब वो कहता है कि शिवपालगंज ही पूरे हिंदुस्तान में है। ये रूपन जो है रंगनाथ से कहता है।